पॉलिटिकल स्टडीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के इस सीरीज में आज हम रूसो के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और रूसो के जीवन परिचय से अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। रूसो का जन्म जो है वो 1712 में हुआ था और 1778 में इनकी मृत्यु हो जाती है। रूसो जो है वो एक स्विस मूल के दार्शनिक हैं। ये एक लेखक व संगीतकार थे जो अपने प्रभावशाली कार्यों जिसमें राजनीतिक दर्शन, शिक्षा, साहित्य, इन सब के लिए ये जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवो में हुआ था और वो अपने बचपन से ही जो है उन्होंने अपना समय जो है वो अपने चाची और चाचा की देख-रेख में ही बिताया था। क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके जन्म लेते ही जो इनकी माँ थी उनकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण इन्होंने अपना सारा बचपन जो है या अपना पूरा जीवन अपने चाचा और चाची की देख-रेख में बिताया था। इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि मेरा जन्म मेरी प्रथम दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, क्योंकि इनके जन्म लेते ही इनकी जो माँ थी उनकी मृत्यु हो गई थी। रूसो का प्रारंभिक जीवन गरीबी से चिन्हित था और वे अक्सर गुजारा करने के लिए संघर्ष करते रहते थे। अंततः एक लेखक के रूप में सफलता प्राप्त करने से पहले उन्होंने एक शिक्षक और एक संगीतकार के रूप में कई तरह की अजीबोगरीब काम किए थे। यानी इनका जो जीवन था वो काफ़ी संघर्षपूर्ण था और एक लेखक के रूप में जब ये प्रसिद्ध हुए, जब इन्होंने डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस लिखा था, इसके पहले ये जो है एक शिक्षक और एक संगीतकार के रूप में भी इन्होंने काम किया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कभी न कभी आपको जो परमात्मा है वो एक अवसर ज़रूर देता है, जहाँ पर आपकी जो काबिलियत है वो लोगों के सामने आती है और यही रूसो के साथ होता है। एकेडमी ऑफ डिजॉन नामक एक संस्थान होती है जो कि निबंध प्रतियोगिता करती है। अब इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वो अपनी बुद्धि और प्रतिभा के हिसाब से जो है निबंध लिखते हैं। इसमें रूसो भी पार्टिसिपेट करते हैं और रूसो जो है वो अपना सबसे प्रसिद्ध निबंध लिखते हैं, जहाँ से ये प्रसिद्ध होते हैं और एक लेखक के रूप में उभर कर सबके सामने आते हैं। उनका ये पहला प्रमुख कार्य होता है कला और विज्ञान पर प्रवचन, डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस। 1750 में ये प्रकाशित हुआ और इस लेख ने इन्हें बौद्धिक समुदाय में एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस, यही वो निबंध है जिसको रूसो ने एकेडमी ऑफ डिजॉन में लिखा था और यही वो निबंध है जिसके कारण रूसो विश्व प्रसिद्ध होते हैं और आगे चलकर रूसो इसे ही एक किताब के रूप में प्रकाशित करते हैं, जिसको वो डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स नाम देते हैं। रूसो के विचारों का जो है वो फ्रांसीसी क्रांति पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था और इसीलिए जो वहाँ के नेपोलियन बोनापार्ट थे उन्होंने ये कहा कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांसीसी क्रांति भी नहीं होती। आप स्क्रीन पर जो है नेपोलियन बोनापार्ट को देख सकते हैं। यही वो शख्स हैं जिन्होंने रूसो के संबंध में ये बात या फिर ये कथन कहा है कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांसीसी क्रांति भी नहीं होती, क्योंकि रूसो के जो विचार हैं वो फ्रांसीसी क्रांति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े थे उसका और ऐसा माना जाता था कि रूसो जो है उससे फ्रांसीसी क्रांति बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। हम आगे बढ़ते हैं और रूसो के संबंध में रूसो ने जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें लिखी है उसको एक बार देखते हैं। इनमें रूसो की जो सबसे पहली किताब है वो है डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, 1750। यही वो किताब है जहाँ से रूसो ने अपना करियर स्टार्ट किया और एकेडमी ऑफ डिजॉन जो है जहाँ पर जो है निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और यहीं पर इन्होंने ये निबंध लिखा था और इसी को ये आगे चलकर एक किताब के रूप में प्रकाशित करते हैं और यही वो उनकी फेमस या फिर सबसे प्रसिद्ध किताब है जिससे रूसो विश्व प्रसिद्ध हुए। अगली इनकी जो महत्वपूर्ण किताब है वो है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन बेसिस ऑफ अनइक्वालिटी अमंग मैन, 1754। अगली इनकी जो महत्वपूर्ण किताब है वो है डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1755 में ये प्रकाशित होती है। इसके बाद अगली इनकी जो बुक है ला नोवेल हेलोइस, 1761 में ये प्रकाशित होती है। इसके बाद अगली जो इनकी महत्वपूर्ण किताब है वो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट,
या फिर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट 1762। अगली इनकी महत्वपूर्ण किताब है फोर लेटर टू M.D. मेलसर्बस, ये भी 1762 में प्रकाशित होती है। इसके अलावा इनकी जो अगली महत्वपूर्ण किताब है वो है इमाइल, ये 1762 में प्रकाशित होती है। अगली इनकी किताब है ट्रीटीज ऑन एजुकेशन, ये भी 1762 में प्रकाशित होती है। अगली इनकी महत्वपूर्ण किताब है एस्से ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस, ये 1781 में प्रकाशित होती है। इसके अलावा अगली इनकी जो किताब है वो है कन्फेशन, ये 1782 में प्रकाशित होती है। इसके अलावा जो अगली इनकी किताब है वो है फ्रेगमेंट एस्से ऑन द स्टेट ऑफ वॉर, ये 1782 में प्रकाशित होती है। इस प्रकार रूसो के संबंध में ये रूसो की वो महत्वपूर्ण किताबें हैं जो हमें हर तरह के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। आप लोग इन किताबों को नोट करें और इसे बार बार याद करने का प्रयास करें, क्योंकि किताबों से संबंधित जो प्रश्न है वो हमें हमेशा एग्जाम्स में देखने को मिलता है, वो चाहे CUET PG का हो या फिर UGC NET JRF का हो। यहाँ पे आपको हमेशा किताब से संबंधित प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो डायरेक्ट पूछ लिया गया हो या फिर आपको मैच द फॉलोइंग पूछा गया हो। मैच द फॉलोइंग के अलावा जो है हमें बुक्स की क्रोनोलॉजी भी देखने को मिलती है, जिसमें सीधे जो है आपको राइटर के नाम दिया होगा और उनकी बुक्स दी होगी और उसकी जो है क्रोनोलॉजी आपको लगानी होती है। इन किताबों को आप एक पेज पर लिखें और इन किताबों को आप रोज डेली याद करने का प्रयास करें। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रूसो को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर क्यों इतना महत्व दिया गया है या फिर रूसो की प्रसिद्धि का क्या कारण है। इसे किन किन नामों के लिए जाना जाता है इसको हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो रूसो है इनको समुदायवाद का प्रणेता माना जाता है। इसके अलावा इन्हें राजनीतिक राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रणेता माना जाता है। इसके अलावा इन्हें लोकप्रिय संप्रभुता के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जिस संप्रभुता की स्थापना की वो सामान्य इच्छा पर आधारित थी, और सामान्य इच्छा ऐसी कि जिसमें सभी समस्त जनता या फिर सभी लोगों का हित जो है वो निहित हो, और इसके बाद जिस संप्रभुता की जो है स्थापना होगी वो एक लोकप्रिय होगी, यानी वो सभी के हित में होगी और वो सभी का प्रतिनिधित्व करेगी। यानी लोग जो है अपने नियम खुद ही बनाएंगे और खुद ही उसका पालन करेंगे। इसीलिए रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता के लिए भी जाना जाता है। रूसो को जो है अप्रतिनिधित्वकारी संप्रभुता के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि जिस संप्रभुता की ये स्थापना करते हैं वहां पर जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं होता। इसके अलावा इन्हें जैकोबिनवाद के पिता के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा जो है इन्हें ब्लांकीवाद का पिता भी माना जाता है, और आखिर में इन्हें नागरिक धर्म का प्रणेता माना जाता है। तो ये वो तमाम बिंदु हैं जिनको आप नोट करें और रूसो के संबंध में जो है आप इसे याद करने का प्रयास करें। ये वो तमाम बिंदु हैं जिसके लिए रूसो प्रसिद्ध है, और इन्हें जो है डायरेक्ट आपसे जो है प्रश्न में पूछ लिया जाएगा या फिर मैच द फॉलोइंग दे दिया जाएगा कि जैकोबिनवाद का पिता किसे कहा गया है, तो आप सीधा रूसो पर टिक लगा सकते हैं। इसके अलावा लोकप्रिय संप्रभुता किससे संबंधित है, तो वो रूसो है। इसके अलावा जो है अगर निरंकुश प्रभुसत्ता की बात की जाए तो हॉब्स हैं हमारे सामने। सीमित संप्रभुत्व की बात की जाए तो जॉन लॉक आ जाते हैं हमारे सामने, या संविधान की बात की जाए, संवैधानिक संप्रभुत्व की बात की जाए, तभी भी जो है हमारे सामने जॉन लॉक आते हैं। इसी क्रम में जो लोकप्रिय संप्रभुत्व है उसके लिए रूसो को जाना जाता है। हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, और अब हम जो है रूसो के संबंध में इन्होंने जितने भी सिद्धांत दिए हैं और विचार दिए हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें रूसो के संबंध में हम सबसे पहले जो है उनके द्वारा जो मानव स्वभाव का विचार दिया गया है उसे देखेंगे। उसके बाद उनके द्वारा जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया गया है उसको हम देखेंगे, और फिर उनके द्वारा जो सामाजिक समझौता संबंधी विचार रखा गया उसको समझने का प्रयास करेंगे। और इस सामाजिक समझौते के अंतर्गत जो उन्होंने एक सामान्य इच्छा, जिसे हम जनरल विल कहते हैं, ये प्रस्तुत किया हमारे सामने, इसे देखने का प्रयास करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम रूसो के मानव स्वभाव संबंधी विचारों की तरफ आगे बढ़ते हैं। मानव स्वभाव के संबंध में रूसो के विचार प्लेटो और लॉक के विचारों से मिलते जुलते हैं। उसके अनुसार मनुष्य परस्पर सहयोगी और अच्छा होता है। वह मनुष्य को भोला या फिर सीधा मानता है, जिसे किसी बात की चिंता नहीं होती। कहने का अर्थ ये कि जो रूसो हैं इनके विचार
प्लेटो और जो हमारे जॉन लॉक थे उनके विचारों से मिलते जुलते हैं। यानी लॉक ने और प्लेटो ने जिस प्रकार से मनुष्य को माना है कि वो अच्छा होता है, इनके बीच में परस्पर सहयोग होता है और ये सीधे साधे किस्म के लोग होते हैं, इस प्रकार के विचार ही जो है रूसो भी मानते हैं कि मनुष्य ऐसा होता है, उनमें जो है परस्पर सहयोग की भावना होती है और मनुष्य जो है स्वभाव से अच्छा होता है। आगे उनका मानना है कि संसार में पाए जाने वाले पाप, भ्रष्टाचार, दुष्टता आदि गलत एवं भ्रष्ट सामाजिक संस्थाओं के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। मनुष्य के पतन के लिए भ्रष्ट और दूषित सामाजिक संस्थाएं दोषी हैं। कहने का अर्थ ये कि रूसो का ये मानना है कि समाज में जितने भी लोग पाप, भ्रष्टाचार या दुष्टता या फिर अपराध की तरफ जो बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि मनुष्य शुरू से ही ऐसा होता है और उनमें जो है इस प्रकार की भावनाएं पहले से रहती हैं। वो कहते हैं कि समाज में रहते रहते यहाँ की जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं वो जिस प्रकार से लोगों के आचरण को ढालती हैं, उसी प्रकार मनुष्य का जो स्वभाव है या आचरण है वो उसी फ्रेम में ढलता जाता है और इस कारण जो मनुष्य है वो पाप, भ्रष्टाचार और अपराध या फिर दुष्टता की तरफ जो है वो बढ़ता जाता है। वो सीधे सीधे ये कहते हैं कि गलत और भ्रष्ट सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो इसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण है और मनुष्य का पतन यानी वो पाप, भ्रष्टाचार और अपराध की तरफ जो बढ़ता जाता है और धीरे धीरे उसका पतन होता है, इसके लिए जो है भ्रष्ट और दूषित सामाजिक संस्थाएं जो हैं वही इसका मुख्य कारण है और इसके लिए वो इन्हीं सामाजिक संस्थाओं को दोषी मानता है। रूसो के अनुसार मानव स्वभाव प्रारंभिक समय में अच्छा और परस्पर सहयोगी था, लेकिन जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास हुआ तथा कला, संस्कृति, विज्ञान जैसी नई चीजों का आविष्कार हुआ, इसने व्यक्ति के आचरण को भ्रष्ट कर दिया। इसने व्यक्ति के मन में तनाव को बढ़ाया और मनुष्य बुरा, क्रूर, निर्दयी बन गया। कहने का अर्थ ये कि रूसो का मानना है कि मनुष्य का जो स्वभाव है या इसका जो आचरण है वो प्रारंभिक समय में या फिर हम माने कि प्राकृतिक अवस्था में, जैसे हमने लॉक, रूसो और हॉब्स के संबंध में देखा कि वो मानव स्वभाव का वर्णन जो है वो करते हैं और प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसे अपना जीवन व्यतीत करता था या उस समय वो कैसा रहता था, उस संबंध में उन्होंने अपने समय और परिस्थिति के हिसाब से जो है इसका वर्णन किया था। उसी हिसाब से रूसो भी यहाँ पे मानव स्वभाव के बारे में बताते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो मानव स्वभाव है वो अपने प्रारंभिक समय में जो है अच्छा था, उनमें परस्पर सहयोग की भावना थी, लेकिन वो कहते हैं समय के साथ साथ जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास हुआ और मनुष्यों ने नई नई खोजें करी, कला, संस्कृति, विज्ञान ऐसी चीजों का आविष्कार बढ़ता गया, इससे क्या हुआ, मनुष्य का जो आचरण है, उसका जो स्वभाव है वो भ्रष्ट होता चला गया और इसने जो है व्यक्ति के मन में तनाव उत्पन्न कर दिया, तनाव बढ़ा दिया व्यक्ति के जीवन में और मनुष्य में जो है अलग अलग भावनाएं विकसित होने लगी। अब मनुष्य जो है वो बुरा हो गया, क्रूर हो गया, निर्दयी हो गया। इसका वर्णन जो है रूसो ने अपनी किताब डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट्स 1750 के अंतर्गत करते हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि एथेंस और रोमन साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। ये जो मानव स्वभाव का जो ये जो वर्णन है वो इन्होंने डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, इनकी जो किताब थी, इसके अंदर इन्होंने किया। यही मानव स्वभाव के ऊपर जो इन्होंने एस्से के रूप में उस एकेडमी में लिखा था जहां से ये प्रसिद्ध हुए, यही वो कारण था जिस कारण से ये इतने प्रसिद्ध हुए कि इन्होंने मानव स्वभाव के बारे में एक नया विचार लोगों के सामने रख दिया कि कैसे विज्ञान और जो कला है इसका आविर्भाव हुआ या इसका जो उदय हुआ, इसने व्यक्ति के स्वभाव को बदल कर रख दिया। जो कहाँ व्यक्ति जो है एकदम अच्छा था, परस्पर सहयोगी था, अब वो बुरा बन गया। इन सभी का जो वर्णन है वो इन्होंने इसी बुक के अंदर किया और इसके लिए उन्होंने एथेंस और रोमन साम्राज्य का रेफरेंस दिया, बताया कि एथेंस और रोमन साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। इसके लिए वो विज्ञान और कला को सबसे अधिक महत्व देते हैं। कहते हैं कि जब से इसका आविर्भाव हुआ यहाँ पर, तब से जो है एथेंस और रोमन साम्राज्य में व्यक्तियों का आचरण बुरा होता गया और धीरे धीरे जब व्यक्ति का आचरण बुरा होता जाएगा, वहाँ के समाज के जो लोग हैं वो बुरे होते चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उस समाज का जो है पतन कहीं ना कहीं धीरे धीरे होता चला जाएगा। वो बताते हैं कि कला और विज्ञान इन दो कारणों को प्रमुख मानते हैं, इनके प्रसार के चलते इनका
पतन हुआ। यानी एथेंस और रोमन साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, इसके लिए वो कला और विज्ञान इन दो कारणों को प्रमुख मानते हैं। और इसी कारण से एथेंस और रोमन साम्राज्य का जो है वो पतन हुआ और धीरे धीरे ये विनाश हो गया इसका। इस प्रकार जो है हम रूसो के मानव स्वभाव संबंधी विचारों को समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि मानव स्वभाव पहले जो है वो अच्छा होता है, लोगों के बीच में परस्पर सहयोग था, वो एक दूसरे की बातें मानते थे। लेकिन जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई, कला संस्कृति इन सब का जैसे जैसे आविर्भाव हुआ या उदय हुआ, उसने व्यक्ति के आचरण को भ्रष्ट कर दिया और मनुष्य का जो स्वभाव है वो बुरा, क्रूर, निर्दयी होता चला गया। इस प्रकार रूसो जो है वो मानव स्वभाव के बारे में बताते हैं और इन सब का जो वर्णन है वो अपनी बुक डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स में करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और उनके प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों को समझते हैं। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था एक मुक्त व्यवहार पूर्ण अवस्था थी। किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। इस अवस्था में रूसो व्यक्ति के लिए आदर्श बर्बर, नोबल सेवेज शब्द का प्रयोग करता है। कहने का अर्थ ये कि रूसो जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हैं वो बताते हैं कि व्यक्ति को जो है वो पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी, वो कुछ भी उसे करने की आज़ादी थी। लेकिन यहाँ के जो व्यक्ति थे वो काफ़ी समझदार थे, उनके बीच में सहयोग की भावना थी, ईर्ष्या, लालच ऐसा कुछ भी नहीं था, जैसा हॉब्स के विचारों में जब हमने पढ़ा था। और उनकी जो प्राकृतिक स्वतंत्रता थी उसमें वो बताते हैं कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने की आज़ादी थी, वहाँ भी व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन उसका वो दुरुपयोग करते थे। वो कहते थे जो व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली है वो अपनी उस शक्ति का प्रयोग कर कर दूसरों की भी स्वतंत्रता का हनन कर सकता है, वो दूसरों को भी संपत्ति छीन सकता है, दूसरों के अधिकारों को भी छीन सकता है। लेकिन रूसो के संबंध में ऐसा नहीं है। वो बताते हैं कि इनकी जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें भले ही व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मौजूद थी या फिर उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन रूसो के जो प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति थे वो हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था से बिल्कुल अलग थे या फिर बिल्कुल विपरीत थे। यहाँ के जो व्यक्ति थे उनमें परस्पर सहयोग की भावना थी। यहाँ के व्यक्ति अच्छे थे, वे दूसरों को भी समझते थे, खुद को भी समझते थे। इस कारण इनमें कभी भी एक दूसरे को लेकर इनमें विवाद नहीं होता था। वो कभी भी अपने अधिकारों के लिए दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करते थे। वो कभी भी अपने सुख के लिए दूसरों के अधिकारों को नहीं छीनते थे। वो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख या पीड़ा नहीं देते थे। इसीलिए रूसो जो है वो इस अवस्था में व्यक्तियों के लिए आदर्श बर्बर, नोबल सेवेज शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी वो एक ऐसे जानवर की तरह थे जिनको केवल अपने आप से मतलब होता था, उन्हें दूसरों से कुछ लेना देना नहीं होता था। वो केवल अपने आप में ही, अपने ही जीवन में जो है मस्त रहते थे। कोई क्या कर रहा है समाज में इससे उनको कोई मतलब नहीं होता था। इसीलिए रूसो जो है वो आदर्श बर्बर या फिर नोबेल सेवेज शब्द का प्रयोग करते हैं। वो बताते हैं कि इस अवस्था में मनुष्य जो है वो भोले अज्ञानी बालक की भांति सादगी और परम सुख का जीवन व्यतीत करता था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक मनुष्य एकांकी, स्वतंत्र, नैतिक, अनैतिक भावनाओं से मुक्त, निस्वार्थ व संपत्ति और परिवार से रहित स्वर्ण युग में रहता था। कहने का अर्थ ये कि ये जो अवस्था थी इसमें जो मनुष्य थे वो भोले थे और एकदम अज्ञानी बालक की तरह होते थे, जिनको स्वार्थ या फिर लालच इन सब से कोई उनका नाता नहीं होता था। दूर दूर तक कोई मतलब इसका कोई नामो निशान नहीं होता था कि उनकी सोच में कभी इस तरीके की बातें आए कि ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, या कोई हीन भावना उनके प्रति आए। और ये जो मनुष्य हैं इस अवस्था में पूरी सादगी और परम सुख के साथ जो है अपना जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती थी। वो बताते हैं कि इस अवस्था के जो व्यक्ति थे उनमें नैतिक अनैतिक भावना ऐसी कोई चीज नहीं थी। वो एकदम मुक्त निस्वार्थ रूप से रहते थे। कोई उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता था। संपत्ति मेरे पास है कितनी है इससे कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा जो रूसो की ये प्राकृतिक अवस्था है इसमें व्यक्ति के पास संपत्ति और परिवार ये दोनों ही नहीं था। और इसी संबंध में वो आगे बताते हैं कि पहला वो व्यक्ति था जिसने जमीन के एक टुकड़े पर
मेढ़ बनाई और कह दिया आज से ये मेरा है, और कुछ सामान्य लोगों ने ये मान लिया कि ये जो संपत्ति है ये इस व्यक्ति की है, और तब से जो है निजी संपत्ति का उद्भव हुआ और लोगों में संघर्ष होना प्रारंभ हो गया। इसके अलावा परिवार की भी उत्पत्ति मनुष्य ने कर ली। यही वो सब कारण है जिस कारण से जो है व्यक्ति का जीवन कष्टमय होता चला गया और प्राकृतिक अवस्था जो है वो भ्रष्ट होती चली गई। इन सब विषयों पर हम आगे चर्चा करेंगे और इन रूसो के इन सभी विचारों पर जो है हम अच्छे से बात करेंगे। अभी हम प्राकृतिक अवस्था को देखते हैं। इस प्रकार रूसो जो है वो इस प्राकृतिक अवस्था को जो है स्वर्ण युग बताते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति एकदम प्रसन्न था, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था। वो व्यक्ति जो है वो एकदम भोले थे, अज्ञानी बालक की तरह थे, उन्हें कुछ नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है। वो एकदम सादगी और परम सुख के साथ अपना जीवन जो है वो व्यतीत करते थे। उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता था। ना व्यक्ति के पास संपत्ति थी, ना व्यक्ति के पास परिवार था। उसको किसी भी चीज की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। बस वो निस्वार्थ भावना से रहता था और अपना सुखी सुखी जीवन व्यतीत करता था। इसीलिए प्राकृतिक अवस्था को जो रूसो हैं वो स्वर्ण अवस्था या फिर स्वर्ण का युग बताते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो प्राकृतिक अवस्था है वो सुखी, संतुष्ट और भेदभाव मुक्त था। यह स्वर्ण युगीन अवस्था थी। सबकी संपत्ति सामूहिक थी, किंतु सभ्यता के विकास तथा व्यक्तिगत संपत्ति से प्राकृतिक अवस्था भंग हो गई। यहाँ व्यक्तियों के बीच में तेरे मेरे की भावना उत्पन्न हो गई तथा संपूर्ण समाज दो भागों में बट गया, स्वामी और दास। कहने का अर्थ ये कि ये जो प्राकृतिक अवस्था थी ये सुखी, संतुष्ट और भेदभाव मुक्त थी। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था। लोग संतोषजनक जीवन व्यतीत करते थे, वो सुखी थे, और इस कारण जो है रूसो इसे स्वर्ण युगीन अवस्था बताते हैं। और व्यक्ति के पास कोई उनकी निजी संपत्ति नहीं होती थी। जो भी संपत्ति होती थी वो सामूहिक होती थी। संपत्ति पर किसी भी व्यक्ति का कोई निजी अधिकार नहीं होता था। फिर रूसो बताते हैं कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, व्यक्ति को व्यक्तिगत संपत्ति या फिर निजी संपत्ति प्राप्त हुई। इसी ने इस प्राकृतिक अवस्था या स्वर्ण युग को भ्रष्ट कर दिया और ये जो प्राकृतिक अवस्था है वो भंग हो गई। इस सभ्यता के विकास ने और निजी संपत्ति के विकास के चलते यहाँ व्यक्तियों के बीच में तेरे मेरे की भावना उत्पन्न हो गई। अब इस प्राकृतिक अवस्था के जो लोग हैं उनमें भेदभाव उत्पन्न हो गया। अब वो तेरे मेरे की भावना उसमें उत्पन्न हो गई। उन्होंने संपत्ति को लेकर बंटवारा करना स्टार्ट कर दिया। ये संपत्ति तेरी है, ये संपत्ति मेरी है, ये मेरा है, ये तेरा है। ऐसी भावनाएं आना जो है उनमें उत्पन्न हो गई। और जब इन भावनाओं का एक दूसरे के साथ मेल नहीं होता तो इनमें जाहिर सी बात है संघर्ष होगा। और इसी प्रकार जो प्राकृतिक अवस्था है वो धीरे धीरे संघर्ष या फिर विवाद की स्थिति जो है यहाँ उत्पन्न होने लगी। और ये जो संपूर्ण समाज है वो इसी निजी संपत्ति और सभ्यता के विकास के चलते दो भागों में बट गया, जिसे रूसो जो है वो स्वामी और दास कहते हैं। जिनके पास अधिक संपत्ति थी, जिन्होंने जो है अधिक संपत्ति अर्जित कर लिया, वो स्वामी बन गए समाज के अंदर, और जिनके पास कम था या फिर जिन्होंने जो है संपत्ति अर्जित नहीं कर पाई वो दास बन गए। रूसो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक वन्य प्राणी था। यानी जैसे जंगल में लोग रहते हैं, उन्हें किसी से भी कोई लेना देना नहीं होता, वो अपने आप से सिर्फ एक खाना बदोश जीवन जीते हैं। वो बताते हैं कि मनुष्य ना अच्छा था, ना बुरा था, ना झगड़ालू था, ना ही उसके पास कोई भाषा थी, ना कला था, ना ही विज्ञान था। वह केवल जंगल में रहने वाले पशु के समान अपना जीवन व्यतीत करता था। उसका जीवन केवल दो मूल प्रवृत्तियों से निर्देशित होता था। इस प्रकार रूसो जो है वो मनुष्य की तुलना जो है जंगलों में रहने वाले साधारण या फिर एकदम भोले भाले लोगों से तुलना करते हैं, जो एकदम पशु के समान अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें ना तो कुछ अच्छापन हमें देखने को मिलता है, ना वो बुरे होते हैं, ना झगड़ालू होते हैं, ना तो उनके पास कोई उनकी विशेष भाषा होती है, ना कला होता है उनके पास, ना विज्ञान होता है। इन सब से वो अपना परे एक अलग ही जीवन जीते हैं। इस जंगल को वो अपना घर मानते हैं और इस जंगल में उन्हें केवल अपने आप से मतलब होता है। उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता और इसी आधार पर जो है वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसके अलावा रूसो जो है
वो बताते हैं कि इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य इसका पालन क्यों करता है। इसके लिए वो दो मूल प्रवृत्तियों को बताता है कि जिस कारण से यहाँ के जो मनुष्य हैं वो इसका पालन करते हैं। वो कौन सी दो मूल प्रवृत्तियां हैं जिस कारण से उनका जो जीवन है वो निर्देशित होता है कि आपको यही चीज करना है या आप ऐसा पालन करेंगे। जिसमें सबसे पहला है, वो बताते हैं आत्म प्रेम या फिर आत्म संरक्षण, खुद की सेवा पशुओं की भांति। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है इस प्राकृतिक अवस्था में खुद की सेवा में लगा होता है, उसे दूसरों की कोई परवाह नहीं होती। जैसे जंगलों में जो पशु होते हैं या फिर जानवर होते हैं, उनका सबसे प्रथम कार्य होता है खुद की सेवा करना, अपने लिए भोजन एकत्रित करना, अपना पेट भरना और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। और दूसरा है सहानुभूति, दूसरों के साथ उदार रहना। कहने का अर्थ ये कि आप दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करो। ऐसा नहीं है कि आप जंगल में ताकतवर हो तो आप अपने से कमजोर लोगों को जो है मारना स्टार्ट कर दो। इस प्रकार यही दो मूल प्रवृत्तियां हैं जिसके बारे में रूसो जिक्र करते हैं कि इन्हीं दो कारणों से जो व्यक्ति है वो प्राकृतिक अवस्था में एक वन्य प्राणी की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। रूसो के अनुसार व्यक्ति का यह स्वर्णिम युग ज्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्तियों ने परिवार बना लिया तथा निजी संपत्ति जैसी अवधारणाएं विकसित हो गई। मैंने बताया था कि ये जो प्राकृतिक अवस्था है ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाता, क्योंकि व्यक्ति जो है वो आगे चलकर अपने स्वार्थ के लिए परिवार का निर्माण कर लेता है, निजी संपत्ति को भी विकसित कर लेता है। अब ये दो कारण प्रमुख हैं जिस कारण से ये जो इनका स्वर्णिम युग होता है वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाता और धीरे धीरे ये ध्वस्त हो जाता है। रूसो बताते हैं अब व्यक्तियों में कला विज्ञान के चलते व्यक्ति अधिक तार्किक और विचारशील हो गया। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी तथा लोगों में तर्क वितर्क की शक्ति विकसित हो गई। वो बताते हैं कि इस प्राकृतिक अवस्था में अब व्यक्तियों में कला और विज्ञान का चलन जो है वो बढ़ गया। कला और विज्ञान के चलते जो है अब व्यक्तियों में जो है रैशनैलिटी आ गई, उनमें जो है वो तार्किक क्षमता उनकी बढ़ गई। अब वो तार्किक हो गए, अब वो चीजों को सोचने समझने लग गए, अब वो विचारशील हो गए। हर काम करने से पहले वो चीजों को सोचने लगे कि इससे मुझे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, कितना मुझे फायदा होगा या इससे क्या नुकसान हो सकता है। ऐसी भावनाएं उनमें जो है आने लग गई। इसके अलावा वो बताते हैं कि ये जो प्राकृतिक अवस्था है इसमें जनसंख्या भी तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि लोगों ने अब परिवार बना लिया था। साथ ही साथ उनमें जब कला और विज्ञान तेजी से बढ़ने लगा, सभ्यता का विकास होने लगा, तो इनमें तर्क वितर्क की शक्ति भी तेजी से बढ़ी, जिस कारण अब लोगों के बीच में जो है असमानताएं उत्पन्न हो गई। वो बताते हैं कि अब लोगों के बीच में जो है वो विषमता उत्पन्न हो गई। इस कारण प्राकृतिक अवस्था कलह, दोष, मारपीट या फिर युद्ध में परिवर्तित हो गई। क्योंकि रूसो का मानना है कि जब विज्ञान बढ़ा और लोगों में सोचने समझने की क्षमता तेजी से विकसित हुई, अलग अलग संस्कृतियां आई, अलग अलग सभ्यताएं आई, तो उनमें जाहिर सी बात है कोई उसे मानेगा या नहीं मानेगा। हर तरह के लोग जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अब व्यक्ति जब रैशनल हो गया, तार्किक हो गया, तो जाहिर सी बात है वो प्रश्न भी करेगा और उसका जो है खंडन भी करेगा। इस कारण से अब लोगों के बीच में विषमताएं उत्पन्न हो गई और इस विषमता के कारण जो ये जो प्राकृतिक अवस्था थी, जो कि स्वर्ण की अवस्था थी, इसमें कलह उत्पन्न हो गया, दोष उत्पन्न हो गया। अब एक दूसरे के बीच में जो है मारपीट होने लगे, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी है वो अब मैच नहीं करती थी और इनमें जो है युद्ध की स्थिति बनने लगी। ये जो प्राकृतिक अवस्था थी इसका ये जो परिवर्तित रूप था कि कैसे पहले जहां वो स्वर्णिम अवस्था थी वो खत्म होकर अब एक युद्ध की अवस्था में परिवर्तित हो गई। इसी कारण रूसो जो है वो कहते हैं कि हमें हमारा अज्ञानता, मासूमियत या फिर भोलापन व गरीबी लौटा दो, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। इसके अलावा रूसो ये नारा देते हैं कि प्रकृति की ओर लौट चलो, बैक टू नेचर। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप लोग रूसो के ये जो दो कथन हैं इसे आप समझ पाए होंगे कि क्यों वो ऐसा मानते हैं कि हमें हमारा अज्ञानता, मासूमियत या फिर जो भोलापन था या फिर गरीबी जो थी उसे हमें वापस लौटा दो तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, या फिर प्रकृति की ओर लौट चलो। ऐसा क्यों वो कहते हैं? क्योंकि इनकी जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें व्यक्ति जो है वो
इतना ज़्यादा ज्ञानी नहीं था, बिल्कुल मासूम था, भोलापन था, एकदम अज्ञानी बालक की तरह रहता था। उसमें कोई उसकी निजी संपत्ति नहीं थी, ना तो वो गरीब था, ना तो वो अमीर था। सबकी संपत्ति सामूहिक होती थी, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता था और व्यक्ति को जो है पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। वो कुछ भी कर सकता था क्योंकि उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं था, भेदभाव नहीं था। अब वो कुछ भी करेगा भी तो इससे दूसरों को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर कोई ईर्ष्या, कोई कोई चालाकी नहीं थी। इस संबंध में रूसो जो है ये कहते हैं कि हमें हमारा अज्ञानता, मासूमियत, भोलापन, गरीबी लौटा दो, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है वो ये नारा भी देते हैं कि प्रकृति की ओर लौट चलो। अगर व्यक्ति को स्वतंत्र होना है तो उसे प्रकृति की ओर जाना होगा, वापिस उसे प्रकृति की ओर बढ़ना होगा। और यदि वो प्राकृतिक अवस्था में चला जाता है तो व्यक्ति जो है स्वतंत्र हो जाएगा। इस प्रकार हम रूसो के प्राकृतिक अवस्था संबंधी जो उनके विचार थे उसको हम समझ सकते हैं। और रूसो के संबंध में अब हम आगे बढ़ते हैं और इन्होंने जो इस प्राकृतिक अवस्था में असमानता संबंधित अपने विचार दिए हैं, जिसमें हम प्राकृतिक और परंपरागत दो असमानता की ये बात करते हैं कि जो इनकी जो प्राकृतिक अवस्था थी इसमें व्यक्तियों के बीच में जो है असमानताएं या विषमताएं उत्पन्न हो गई। ये दो प्रकार से उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया है कि ये प्राकृतिक और परंपरागत दो प्रकार की विषमताएं जो है वो हमें देखने को मिलती है। इस संबंध में जो इनके विचार हैं वो हमें डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी अमंग मैन इस किताब के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसमें वो प्राकृतिक असमानता और परंपरागत असमानता इसके बारे में वो डिस्कस करते हैं। प्राकृतिक असमानता के संबंध में वो बताते हैं कि ये जो असमानता है ये प्रकृति की देन है, इसे प्रकृति ने ही सभी व्यक्तियों को ले दिया है, इसे बदला नहीं जा सकता, यानी ये अपरिवर्तनीय है। इसमें हम व्यक्ति का आयु, वो गोरा है, काला है, इन सबको देख सकते हैं। और इस प्रकार की जो विषमताएं होती हैं या जो असमानताएं होती हैं समाज में, उसे रूसो जो है वो प्राकृतिक असमानता या विषमता कहते हैं। जबकि परंपरागत विषमता या असमानता के अंतर्गत वो बताते हैं कि ये जो विषमता है वो समाज की देन है, यानी इसे प्रकृति ने नहीं निर्मित किया है बल्कि समाज ने इसे दिया है लोगों को, और ये परिवर्तनीय है, इसे कभी भी बदला जा सकता है। इसमें हम धन, संपदा, हैसियत को देख सकते हैं। समाज में कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी के पास ज़्यादा संपत्ति है, किसी के पास कम संपत्ति है। समाज में किसी की प्रतिष्ठा सबसे अधिक है, कोई कम प्रतिष्ठित है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है। ये सब क्या है? ये परंपरागत असमानता के अंतर्गत है। ये सब समाज की देन है और इसे कभी भी जो है वो बदला जा सकता है। हो सकता है कि आज के समय में जो अमीर है कल वो गरीब हो जाए, या आज के समय में जो गरीब है कल वो अमीर हो जाए। तो ये समय समय की बात है। ये व्यक्ति जो है समाज में अपनी मेहनत और लगन के साथ जो है इस असमानता को बदल सकता है। इसीलिए रूसो जो है इसे परिवर्तनीय बताते हैं। इस प्रकार रूसो वह विचारक हैं जिन्होंने जो है प्राकृतिक विषमता या फिर परंपरागत विषमता के मध्य अंतर किया है। इसने यह अंतर अपनी पुस्तक डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन 1754 में ये बुक प्रकाशित होती है। इसके अंतर्गत वो असमानता संबंधित विचार रखते हैं। ये जो विचार है रूसो के, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसीलिए इसको मैंने अलग से समझाने का प्रयास किया है। हम आगे बढ़ते हैं और रूसो के संबंध में इन्होंने जो सामाजिक समझौता संबंधी अपने विचार दिए हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्राकृतिक अवस्था से निकलने के लिए या इससे छुटकारा पाने के लिए रूसो दो सुझाव देता है। सबसे पहला, पुरानी प्राकृतिक अवस्था वापस लाई जाए, जो कि संभव नहीं है। और दूसरा सुझाव ये वो देते हैं कि एक समझौते के आधार पर ऐसे राज्य या समाज का गठन किया जाए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो तथा व्यक्ति अपना जीवन आनंदमय तरीके से जी सके। यही संभव है। कहने का अर्थ ये कि प्राकृतिक अवस्था जो कि पहले एक स्वर्णिम अवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे जब उसमें सभ्यता, संस्कृति, कला, विज्ञान ऐसी चीज़ों का जब विकास हो गया तो लोगों का जो आचरण था या उनका जो स्वभाव था वो भ्रष्ट हो गया और धीरे धीरे उन्होंने निजी संपत्ति बना ली, परिवार बना लिया और अब पूरी तरीके से वो भ्रष्ट हो गए। उनमें तेरे मेरे की भावना उत्पन्न हो गई और धीरे धीरे ये कलह और द्वेष से ये जो अवस्था है ये भर गया और इनमें युद्ध होने लगा। और अब
इस अवस्था से छुटकारा पाने के लिए जो रूसो हैं वो दो सुझाव हमें देते हैं। सबसे पहला वो कहते हैं कि जो हमारी पुरानी प्राकृतिक अवस्था थी, जो कि स्वर्ण की अवस्था थी, उसमें वापस जाया जाए, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि अगर लोगों को प्राकृतिक अवस्था में जाना ही था तो वो क्यों ऐसा करते। अब कोई ऐसा रास्ता नहीं कि लोग अपना परिवार छोड़ दें, निजी संपत्ति को त्याग दें। इसीलिए रूसो कहते हैं ये संभव नहीं है। इसके अलावा रूसो जो है वो दूसरा विकल्प भी रखते हैं और बताते हैं एक ऐसे राज्य या फिर समाज का अब गठन किया जाए जिसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो और व्यक्ति जो है अपना जीवन जैसे वो प्राकृतिक अवस्था में बिताता था वैसे ही इस समाज या फिर राज्य में भी बिता सके। और रूसो कहते हैं यही संभव है। अब ये कैसे संभव है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। रूसो के अनुसार समझौता सभी व्यक्तियों के मध्य हुआ जिसमें सत्ता किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी समुदाय को नहीं सौंपी गई बल्कि यह समाज के तमाम लोगों की सामान्य इच्छा को सौंपी गई। कहने का अर्थ ये कि अब ये जो समझौता हुआ कि एक ऐसे राज्य या समाज का गठन किया जाए जिसमें सभी की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो और लोग जो हैं अपने जीवन को खुशी खुशी जी सके। और इसके लिए जो समझौता होता है ये सभी व्यक्तियों के मध्य होता है और इस समझौते के बाद किसी एक ऐसी सत्ता या शक्ति का जो है वो निर्माण नहीं किया जाता जिसमें समाज के सभी व्यक्ति जो है अपनी सत्ता या शक्ति उसे सौंप दे। रूसो के सामाजिक समझौते में ऐसा नहीं हुआ, जैसा कि हमें हॉब्स या फिर लॉक के संबंध में देखने को मिलता है। इसमें जो व्यक्तियों की शक्ति थी या जो सत्ता था उसको समुदाय के किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं सौंपी गई बल्कि एक ऐसा मार्ग निकाला गया जिसमें ये जो शक्ति है या फिर ये जो सत्ता है इसे समाज के तमाम लोगों की सामान्य इच्छा को सौंपी गई। अब यहाँ पर जो सामान्य इच्छा है इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पूरा डिबेट ही पूरा जो रूसो का है वो सामान्य इच्छा पर ही आधारित है कि है क्या ये सामान्य इच्छा। रूसो कौन सी ऐसी संप्रभुता की स्थापना कर देते हैं जो लोकप्रिय संप्रभुता होती है। यही लोकप्रिय संप्रभुता जो है वो सामान्य इच्छा है कि रूसो जब सामाजिक समझौता करते हैं उसमें किसी संप्रभुता की स्थापना नहीं करते। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होता या कोई एक व्यक्तियों का समूह नहीं होता जिसके पास समाज को चलाने के लिए या फिर समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई पावर हो, कोई शक्ति हो उसके पास, बल्कि सारा ये काम जो है वो एक सामान्य इच्छा शब्द पे आधारित है। एक सामान्य इच्छा को वो सौंप देते हैं कि यही समाज में सब कुछ है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रता को सामूहिक स्वतंत्रता में बदल दिया। इस समझौते के बाद जो जिस सामान्य इच्छा की स्थापना की गई और जिस सामान्य इच्छा से समाज या फिर राज्य को चलाने की बात की गई उसमें उस संबंध में ये बात बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति ने जो अपनी स्वतंत्रता थी या फिर उसकी जो शक्ति थी, उसका जो कर्तव्य था, उसको व्यक्ति ने सामूहिक स्वतंत्रता में बदल दिया। यानी कि अब जो मेरी स्वतंत्रता है वही सब लोगों की स्वतंत्रता है और जो सब लोगों की स्वतंत्रता है वही मेरी स्वतंत्रता है। इस सामान्य इच्छा को हम आगे और अच्छी तरीके से समझते हैं और देखते हैं कि ये सामान्य इच्छा एक्चुअल में है क्या। रूसो के अनुसार व्यक्तियों के खुद के नियम, कानून और फैसले वह खुद ही उसका निर्माण करेंगे और उसका पालन करेंगे। चूंकि ये सामान्य इच्छा पर आधारित है इसीलिए ये सभी के हित में होगा। सभी को इसका पालन करना पड़ेगा, तभी वह व्यक्ति स्वतंत्र या फिर सुखी जीवन जी पाएगा। और समाज या फिर राज्य में जो इसका पालन नहीं करेगा उसे जबरन या फिर जबरदस्ती जो है इसका पालन करने के लिए मजबूर किया जाएगा। यानी समाज में उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसीलिए रूसो को पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम के लिए भी जाना जाता है। इसे सरल शब्दों में बताया जाए तो सामान्य इच्छा जो है वो व्यक्तियों के खुद के नियम, कानून और फैसले होंगे। यानी समाज में समाज को कैसे चलाया जाएगा, कैसे उसको नियंत्रित किया जाएगा, उसके लिए जो भी नियम, कानून या फैसले होंगे वो समाज के खुद के होंगे। यानी व्यक्ति उसका निर्माण भी खुद करेगा और उसका पालन भी वो खुद ही करेगा। अब समाज के जब सभी व्यक्तियों ने मिलकर अपनी एक सामान्य इच्छा पर आधारित कुछ नियम और कानून बनाए हैं तो उसका पालन भी वो करेंगे, क्योंकि ये जो कानून, नियम या फैसले हैं ये लोगों के आपस में समझौते का परिणाम है।
उनकी सामान्य इच्छा पर आधारित है और ये सभी के हित में होगा। और रूसो बताते हैं कि यदि राज्य या समाज में कोई व्यक्ति है जो इसका पालन नहीं करता, यानी वो सामान्य इच्छा के नियमों, कानूनों या फैसलों का पालन नहीं करता, तब ऐसे में उस व्यक्ति को जबरदस्ती जो है इसका पालन करने के लिए मजबूर किया जाएगा, यानी उसे जबरन समाज में स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसीलिए रूसो को जो है पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। अब हम देखते हैं ये जो सामान्य इच्छा है इसका निर्धारण कैसे होता है, कि क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं होती हैं व्यक्तियों के मन में, तो लेकिन सामान्य इच्छा क्या है? रूसो के अनुसार व्यक्तियों में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं। पहली जो इच्छा है वो है यथार्थ, जिसे एक्चुअल विल कहा जाता है, और दूसरी जो इच्छा है वो है आदर्श, जिसे हम रियल विल कहते हैं। जो एक्चुअल विल या फिर यथार्थ विल होता है यह व्यक्ति के स्वार्थ या फिर आत्म प्रेम पर आधारित होता है, जो हमेशा बदलती रहती है। यानी आपने देखा होगा कि आपके जीवन में हमेशा आज कुछ विचार हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही आपको विचार बदल जाएंगे। आपकी इच्छा किसी और चीज की होगी, फिर आज आपकी इच्छा कुछ और है, कल आपकी इच्छा कुछ और होगी। ये व्यक्ति की यथार्थ इच्छा है जो हमेशा जो है वो बदलती रहती है। जो समाज में हम देखते हैं, सुनते हैं, उसका प्रभाव भी हमारी यथार्थ इच्छा पर पड़ती है, एक्चुअल विल पे हमें पड़ती है। हम जैसी मूवी देखते हैं वैसी कल्पना करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसी किताबें पढ़ते हैं उसी की भूमिका में हम अपने आप को देखना प्रारंभ कर देते हैं, उसी में हम खो जाते हैं। तो ये हमारी या फिर ये व्यक्तियों की जो है वो यथार्थ इच्छा होती है जो हमेशा बदलती रहती है। और दूसरी जो है वो है आदर्श या फिर रियल विल। रूसो के अनुसार ये परोपकार, सामुदायिक कल्याण पर आधारित होती है और ये स्थायी होती है। कहने का अर्थ ये जो आदर्श या फिर रियल विल है ये सभी लोगों में सामान्य रूप से पाई जाती है और ये स्थायी होती है। ये जैसे मैं सोचता हूँ या फिर मेरे अंदर कुछ चीजों को लेकर जो भावना है वही भावना दूसरे व्यक्ति के बीच में भी होगी, या फिर जो दूसरा व्यक्ति है उस संबंध में वैसा ही सोचेगा जैसा कि मैं सोचता हूँ। इसे रूसो जो है वो आदर्श या फिर रियल विल कहते हैं और यही रियल विल जो है वो सामान्य इच्छा है। अब बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो है उसके विचार जब वो रखता है समाज में तो वो समान इच्छा ही हो, बिल्कुल भी ऐसा रूसो नहीं मानते। वो कहते हैं भले उनके विचार स्थायी और समान होते हैं रियल विल के अंतर्गत, लेकिन सभी विचारों को हम समान इच्छा नहीं मान सकते, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी समय और परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग इच्छाएं जो है वो रखता है। अब ऐसे में ये सवाल आता है कि हम कैसे, कौन सी इच्छा जो व्यक्ति की है उसे हम सामान्य इच्छा कहें, या फिर समाज में जो लोग हैं उनकी कौन सी इच्छाएं हैं जिन्हें हम सामान्य इच्छा के तहत रख सकते हैं। इसके लिए रूसो कुछ बातों का वर्णन करते हैं, इसे हम देखते हैं। उनका ये मानना है कि सामान्य इच्छा जो है वो तीन दृष्टि से सामान्य होनी चाहिए। सबसे पहला उद्गम की दृष्टि से। वो कहते हैं कि समाज में कोई भी जो इच्छा है या फिर कोई नियम फैसला है उसमें सब नागरिकों की सहमति होनी चाहिए, सबसे पहली शर्त ये है। दूसरा क्षेत्र की दृष्टि से वह बताते हैं कि यह राज्य की समस्त जनता से संबंधित होनी चाहिए। और तीसरा ध्येय की दृष्टि से यह समाज के हित के अनुकूल होनी चाहिए। यानी कोई भी इच्छा जो है वो सामान्य इच्छा तभी कहलाएगी जब वो इन तीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। कहने का अर्थ ये कि इसमें सभी नागरिकों की जो है वो सहमति होनी चाहिए और ये जो फैसला या ये जो इच्छा है ये राज्य के समस्त जनता से संबंधित होनी चाहिए। तीसरा, यह समाज के हित के अनुकूल होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी कि कुछ लोगों ने अपने हित को देखते हुए इसको बना लिया और समाज के जो अन्य लोग हैं या एक तबका जो है वो इससे प्रभावित होता हो, उसके ऊपर इसका गलत प्रभाव पड़ता हो, तो ऐसे में भी वो समान इच्छा नहीं होगी। इस प्रकार रूसो जिस संप्रभुता की स्थापना करता है उसे लोकप्रिय संप्रभुता कहा जाता है। रूसो की यह संप्रभुता असीमित, अदय, अविभाज्य व कभी गलत न होने वाली संप्रभुता है। इस प्रकार जो है हम रूसो के सामान्य इच्छा संबंधी जो विचार हैं उसको समझ सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो है इस सामान्य इच्छा को अच्छे से समझा होगा और रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता से क्यों जोड़ा जाता है इस संबंध में भी आप समझ पाए होंगे।
इसके अलावा रूसो की यह जो संप्रभुता है, इसे असीमित, अदय, अविभाज्य या फिर कभी गलत ना होने वाली संप्रभुता क्यों कहा जाता है, इसको भी आप समझ पाए होंगे। इसके अलावा अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और रूसो के जो प्रसिद्ध कथन है उसको समझेंगे और एक एक करके उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला उनका महत्वपूर्ण कथन है, वो कहते हैं कि जैसे ही कोई स्वामी अस्तित्व में आता है, प्रभु सत्ताधारी का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। कहने का अर्थ ये कि रूसो ने अपने सामाजिक समझौते के उपरांत जिस प्रभु सत्ता की स्थापना करी है, उसमें जो शक्तियों का केंद्र है या फिर समाज की जो शक्ति है, वो किसी प्रभु सत्ताधारी या फिर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हाथ में नहीं देता, बल्कि वो एक सामान्य इच्छा को देता है और उसे सौंपता है और उसी के अनुसार राज्य या समाज चलता है। इसी संबंध में वो यहाँ पर बताता है कि जैसे ही कोई स्वामी अस्तित्व में आता है, यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कहे कि मैं समाज में सबसे शक्तिशाली हूँ और मेरे द्वारा जो नियम और कायदे कानून बनाए जाएंगे वो सभी को मानना पड़ेगा, वैसे ही सामान्य इच्छा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा और इस सामान्य इच्छा के उपरांत जो हमने प्रभु सत्ताधारी की स्थापना करी है वो बिखर जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अगला उनका महत्वपूर्ण कथन है, वो कहते हैं कि जिस कारण से प्रभु सत्ता अदय है, उसी कारण से वह अविभाज्य है। यानी इनकी जो प्रभु सत्ता है वो सामान्य इच्छा पर आधारित है और सामान्य इच्छा सभी लोगों की एक आपसी सहमति का परिणाम है। और अब जब ये आपसी सहमति का परिणाम है तो ये अदय है, इसे कोई भी समाज में चैलेंज नहीं कर सकता। और जिस कारण से ये अदय है उसी कारण से ये अविभाज्य है, यानी समाज में इसे कोई बांट नहीं सकता, इसे तोड़ नहीं सकता। और जो लोग इसे तोड़ेंगे उसके लिए भी रूसो कहता है कि उसे जबरदस्ती इसको मानने के लिए बाध्य किया जाएगा। अगला उनका महत्वपूर्ण कथन है, बुद्धिमान व्यक्ति पतित प्राणी है। इसके अलावा वो बताते हैं कि प्रकृति की ओर लौट चलो, ये वो नारा देते हैं। आगे वो बताते हैं विवेकशील मानव दुराचारी पशु है। ये विज्ञान के संबंध में वो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जब धीरे धीरे विज्ञान, कला, संस्कृति का आविर्भाव होता है, तब जो है व्यक्ति में जो है तर्कशीलता बढ़ जाती है, उसमें सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जब उसके अंदर विवेकशीलता उत्पन्न हो गई, व्यक्ति विवेकशील हो गया, अब वो हर चीज पर सवाल करने लग गया, तो उसे जो है रूसो दुराचारी पशु कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण कथन है, कोई इतना अमीर ना हो जो दूसरों को खरीद ले, ना कोई इतना गरीब हो कि वह खुद को बेच दे। ये कथन भी रूसो ने कहा है। इसके अलावा अगला उनका महत्वपूर्ण कथन है, लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जो केवल ईश्वर के राज्य के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा अगला उनका महत्वपूर्ण कथन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वह सब जगह जंजीरों से जकड़ा है। इसके अलावा अगला उनका महत्वपूर्ण कथन है, ब्रिटेन के लोग 5 वर्षों में एक बार स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार हमने रूसो के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण कथन थे उसको हमने डिस्कस किया। आप इन कथनों को नोट डाउन करें और इसे याद करने का प्रयास करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और रूसो के संबंध में अन्य विचारकों ने क्या कुछ कहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहले हम वेपर को देखते हैं। उन्होंने रूसो को तर्क का उत्साही धर्मदूत कहा है, क्योंकि रूसो जो है वो विवेकशीलता, जो रैशनैलिटी थी, उसके खिलाफ थे। क्योंकि उनका मानना था कि जब विज्ञान आया, विज्ञान का उद्भव हुआ और इसी विज्ञान ने जो है व्यक्ति में तर्कशीलता का उद्भव किया और यही वो कारण है जिस कारण से मनुष्य भ्रष्ट हो गया। इसके अलावा जो जीडी कॉल हैं वो कहते हैं कि सकारात्मक लोकतंत्र को विश्व राजनीति में जीवंत सिद्धांत का रूप देने वाला पहला विचारक रूसो ही था। इसके अलावा मैक्सी हैं, वो रूसो को प्रकृति का शिशु कहते हैं। इसके अलावा टर्नसा जो हैं वो बताते हैं कि लिव्याथन का कटा सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा है। यानी ये जो है वो रूसो की आलोचना करते हैं और हॉब्स का जो लिव्याथन है उसी का जो कटा सिर है उसी को वो रूसो की सामान्य इच्छा मानते हैं। इसके अलावा टॉलमैन जो हैं वो रूसो को आधुनिक सर्व अधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक अग्रदूत मानते हैं। इसके अलावा जो टीएच ग्रीन है उनका कहना है कि सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना है। इसके अलावा जो एडमंड बर्क हैं, इन्हें रूढ़िवाद का पिता माना जाता है। इन्होंने रूसो को राष्ट्रीय असेंबली का पागल सुकरात कहा है। इसके अलावा वेपर जो हैं उनका कहना है कि
सामान्य इच्छा सभी नागरिकों की इच्छा है, जिसका लक्ष्य सर्वसाधारण की भलाई है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। यह सबकी भलाई के लिए निर्मित सबकी आवाज है। इसके अलावा जो बोसांके हैं, उनका कहना है कि सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की इच्छाओं का समूह है, जिसका लक्ष्य सामान्य हित की पुष्टि हो। इस प्रकार ये वो महत्वपूर्ण विचारक थे जिन्होंने रूसो के संबंध में कुछ ना कुछ कमेंट किया है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने जो है रूसो के संबंध में जो कुछ भी महत्वपूर्ण था उसे हमने कवर किया। इसमें सबसे पहले हमने उनका जीवन परिचय देखा, उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं उसको देखा, और रूसो को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में क्यों इतना अधिक महत्व दिया जाता है, उनके उस महत्व के बिंदुओं को देखा हमने। इसके बाद हमने उनके द्वारा जो भी सिद्धांत या विचार दिया गया है उसको हमने बारीकी से समझने का प्रयास किया, जिसमें हमने उनके मानव स्वभाव संबंधी विचार, उनकी प्राकृतिक अवस्था में जो उन्होंने असमानता संबंधी विचार दिया उसे देखा है। इसके अलावा उन्होंने जो सामाजिक समझौता संबंधी विचार दिया और उन्होंने जो सामान्य इच्छा संबंधी सिद्धांत दिया, इन तमाम चीज़ों पर हमने अपनी इस वीडियो में डिस्कस किया है। हम अपनी अगली वीडियो में जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के एक नए विचारक के साथ फिर मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप अपने विचार जो हैं कमेंट के माध्यम से हमसे साझा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप यूजीसी, नेट जेआरएफ, सीयूटी, पीजी या पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ें। यहाँ आपको इनसे संबंधित अपडेट और वीडियो की नोटिफिकेशन जो है समय समय पर मिलती रहेगी। एक बार फिर आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।